एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे कोट से। कोट है पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। यानी कि बीते हुए कल से आज के दिन और ज़्यादा प्रयास कीजिए यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल और बेहतर हो। क्यों? क्योंकि जो आने वाला कल है वो हमारे आज के किए गए प्रयासों का ही फल है। तो वीडियो शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ कि हम आज बीते हुए कल से बेहतर करेंगे ताकि हमारा आने वाला कल और बेहतर हो सके। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसकी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर काफ़ी सारे कानून लाती जा रही थी ताकि भारत में जो ब्रिटिश शासन का विरोध हो रहा है वो समय समय पर कम होता रहे। और इसी कड़ी में 1919 का भारत शासन अधिनियम भी लाया गया। और इस अधिनियम के आगमन के दौरान यानी कि जब ये अधिनियम लागू किया गया उस समय भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अधिनियमों की कड़ी में यह पहला अधिनियम था, ये पहला एक्ट था। और जिसमें पहली बार क्या बात की गई थी? स्वशासन की, सेल्फ गवर्नेंस की इसमें बात की गई थी। ये पहला ऐसा एक्ट था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके क्या मेन प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गृह सरकार या जो होम गवर्नमेंट थी उससे संबंधित क्या इसमें प्रावधान किए गए थे। तो गृह सरकार या जो होम गवर्नमेंट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ब्रिटेन में स्थित उस गवर्नमेंट के लिए जो उस समय इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी ब्रिटेन से। तो इसमें किसको शामिल किया गया था? भारत मंत्री और भारत परिषद को। और 1919 का जो अधिनियम था इसके जरिए गृह सरकार से संबंधित जो सारा खर्चा था वो ब्रिटिश राजकोष पर पारित कर दिया गया। और यानी कि जो उनकी होम गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में थी लेकिन वो क्या कर रही थी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी और इसका जो सारा खर्चा था ब्रिटिश राजकोष पर डाल दिया गया, ब्रिटिश एक्सचेकर पर डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ? संसद का नियंत्रण इस पर और ज़्यादा बढ़ गया। जो होम गवर्नमेंट थी, जो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उस पर संसद का नियंत्रण इस अधिनियम के जरिए और ज़्यादा बढ़ गया। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद के सदस्यों का, जो इंडियन काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उनका टेन्योर घटाकर, कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और सदस्यों की संख्या 15 की जगह न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। यानी कि इसके प्रभाव को कम किया गया और ब्रिटिश संसद के प्रभाव को बढ़ाया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की शक्तियाँ भारत का जो प्रांतीय शासन था उसके संबंध में भी क्या करती गई? कम कर दी गई। उसको जो भी विशेषाधिकार मिले हुए थे वो वापस ले लिए गए। इस अधिनियम के तहत भारत के सैन्य और सैन्य प्रशासन के लिए जो भी सामान खरीदा जाना था अब उसके लिए एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया था। और इस आयुक्त से ही इसकी परमिशन ली जानी थी जो भी सामान खरीदा जाना था। और इसका कार्यकाल क्या था? 5 वर्ष था। और इसका वेतन भारतीय कोष पर भारित था, भारत से इसका वेतन दिया जा रहा था। अब है केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान की। इस 1919 के अधिनियम में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में क्या चेंजेस किए गए। तो इसमें गवर्नर जनरल था, जो वाइसराय था, उस पर कोई भी
प्रतिबंध या सीमाएं नहीं लगाई गई और उसे पहले की तरह ही वित्तीय विधेयक या सामान्य विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी कि अब केंद्र में 2 सदन होने वाले थे। जो विधान पालिका थी उसके 2 सदन बनाए गए। पहला सदन था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में मेंबर्स थे 145 और राज्य परिषद में 60 सदस्य निश्चित किए गए। और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष, राज्य परिषद का 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और क्या विशेषता थी इसकी कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाव किया जाना था, यानी कि जो भी इनमें 145 और 60 सदस्य पहुंचेंगे ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के जाएंगे। और लेकिन जो मताधिकार था, जो इन्हें चुनने वाले थे, वो मताधिकार सीमित था और संपत्ति पर आधारित था। और मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़कर 10% हो गई। और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार तो किया गया, 3% से बढ़ा करके इसे 10% कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। जो कम्युनल इलेक्ट्रेट था उसको भी बढ़ाया गया। पहले केवल ये मुस्लिमों को अलग अपना निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो अपने लिए मुस्लिम प्रतिनिधि का ही चुनाव कर सकते थे। और अब इस अधिनियम के द्वारा ये सिखों, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। अब इनके लिए भी ये प्रोविज़न किया गया कि सिख अपने लिए सिख प्रतिनिधि को वोट देंगे, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को वोट देंगे। तो इस तरीके से इसे बढ़ावा दिया गया। और इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 8 में से 3 मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे। 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। और क्या प्रोविज़न किए गए, विषयों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया। जो केंद्र सरकार के विषय थे उन्हें 2 हिस्सों में, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांटा गया। केंद्र सरकार के पास कौन से विषय रहने वाले थे, रक्षा संबंधी, विदेश मामले, आयात निर्यात पर कर और मुद्रा से संबंधित मामले, इन्हें केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रखा। और दूसरे जो विषय केंद्र ने प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए थे वे थे स्थानीय शासन से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन, शांति और व्यवस्था से संबंधित मामले और अकाल से संबंधित मामले थे। तो ये क्या किए गए थे, जो प्रांत थे उनको ये विषय ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब प्रांतों से संबंधित आगे और क्या प्रोविजंस किए गए, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन लागू किया गया। जो डायआर्की थी उसको प्रांतों में लागू किया गया। तो जो प्रांतों के विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित, इन 2 कैटेगरीज में बांट लिया गया। हस्तांतरित जो विषय थे, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, वो कौन संभाल रहा था, जो प्रांत के गवर्नर थे, प्रोविंस के गवर्नर थे और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो संभाल रही थी। और जो रिजर्व्ड विषय थे, आरक्षित विषय थे, उनका शासन कौन चला रहा था, जो गवर्नर था उस प्रोविंस का वो, और कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य यहाँ नहीं थे, इनमें से केवल कुछ चुने हुए मंत्री इसको चला रहे थे। आरक्षित में इम्पोर्टेंट मैटर्स रखे गए थे। तो प्रांतों में ये जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, लियोनल कार्टिस को इसका जनक माना जाता है। और आरक्षित विषय कौन से थे, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विषय आरक्षित थे और कौन से हस्तांतरित थे। तो आरक्षित विषय थे भू राजस्व, खनिज संसाधन, कानून और व्यवस्था, सिंचाई, ये मामले क्या थे, आरक्षित थे। और हस्तांतरित विषय कौन से थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन और आबकारी। एक बार फिर से हम इन्हें पढ़ेंगे। आरक्षित विषय थे भू राजस्व, बस हमें ये देखना है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इनकम वाले थे। खनिज संसाधन से भी आमदनी होगी। कानून बना करके वो औरों को रेगुलेट करेंगे, कानून और व्यवस्था और सिंचाई इत्यादि, ये जो मामले थे
ये क्या थे, आरक्षित विषय थे। यहाँ सिंचाई आरक्षित में है और जो कृषि है वो हस्तांतरित विषय में है। हस्तांतरित विषय थे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन और आबकारी। यहाँ ये जो एक्साइज है, एक जगह से दूसरी जगह है माल को ले जाने पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो हस्तांतरित विषयों में था। तो इसके तहत और क्या प्रावधान किया गया कि प्रांतीय गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसमें कम से कम एक भारतीय होगा। केंद्र में हमने देखा था कि केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव है 8 में से 3 भारतीय होंगे, और यहाँ हमने देखा कि एटलीस्ट 1 इंडियन यहाँ होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों का विस्तार किया गया। जो प्रांतों के विधानमंडल थे इन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अब सदन में सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% से कम नहीं होगी। तो निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया और साथ में जो विधानमंडल थे उनकी शक्तियों को भी और ज़्यादा बढ़ाया गया। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप क्या उठाया गया कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, और मद्रास भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1921 में महिलाओं को राइट टू वोट दिया, मताधिकार दिया। और इस दौरान केंद्र और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाकी के क्या प्रोविजन किए गए थे, अन्य प्रावधानों में हम शामिल कर सकते हैं। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो कि भारत में लोक सेवा या सिविल सर्विसेज एग्जाम करवाने वाला था, और इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया कि भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ परीक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1922 से भारत और इंग्लैंड दोनों में एक जगह सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट होने लगा। और इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों के महत्व को भी रेखांकित किया गया और उन्हें क्या प्रोविज़न दिया गया कि वो एक नरेश मंडल, राजाओं का एक मंडल बना सकते हैं, और नरेश मंडल का अध्यक्ष भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल होना था। और सभी रियासतों के लिए इसमें कंपलसरी भी नहीं था कि वो इस नरेश मंडल में शामिल हो। तो ये भी इसके मेन प्रोविज़न भारत शासन अधिनियम 1919 के। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधारों के क्रम में ये भारत शासन अधिनियम पारित किया था, और इसका उद्देश्य क्या था, उनके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना, अपने हितों की पूर्ति करना। और वास्तव में यह अधिनियम भारतीयों को सशक्त साबित करने वाला नहीं हुआ। और इस अधिनियम में उन्होंने क्या प्रावधान किया कि आफ्टर 10 ईयर्स हम इसको रिव्यू करेंगे। तो इन्होंने ऐसी इसमें कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया कि जो समिति होगी वो 10 साल बाद इस अधिनियम का रिव्यू करेगी, इसकी समीक्षा करेगी। तो इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था, जिसका कि भारत में काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये थी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।